बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्टे सेफ। बारिशों की वजह से जो कल हालात रहे, इंतहाई बुरी सूरत हाल थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 30 साला रिकॉर्ड शहर में बारिश का टूटा। और जिस तरह से मैंने कल आते हुए भी बहुत रिस्क लेकर आई, जब यहाँ से वापस निकलना था, कोई 1 बजे का टाइम था, जितनी तेज़ बारिश थी, हर जगह पे पानी पानी था। वासा हुकाम ऑल दो हमें लाहौर की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, सीएम साहब से लेकर आपके डीसी साहिबा, आपके कमिश्नर साहब, एमडी वासा, इसके साथ साथ वज़ीर बल्दियात, हमें हर बंदा फील्ड में नज़र आया और बनता भी था क्योंकि बड़े खौफनाक हालात थे। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। नहर के गुजरना हुआ तो नहर का पानी भी इक्वली ऑलमोस्ट, अगर थोड़ी सी बारिश ओवर होती तो शायद वो बाहर आ जाता। रोड के बिल्कुल जो बाउंड्री एज थी नहर की, वहाँ तक नहर का पानी भी आ चुका हुआ था। खैर हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे। सो रात तक तो हमें कुछ जगहें वाकई ही क्लियर नज़र आईं, क्योंकि एमडी साहब ने भी ये कहा था बारिश जैसे रुकेगी तो 3-4 घंटे दरकार होंगे, हम क्लियर कर देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे पोश इलाकों की गलियाँ, इवन डिफेंस, मॉडल टाउन, लिंक रोड कल जाना हुआ, अंदर गलियों में बहुत ज़्यादा पानी था, रिहायशी इलाकों में। तो वहाँ नज़र करम। फिर गरीब की झुग्गी का जो हाल हुआ, बिलाशुबा वो भी सूरत हाल बहुत अलमनाक थी। एक बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, यकीन माने रात तक मुझे लोगों के फ़ोन आते रहे कि ट्रांसफार्मर बंद है, सुबह से लाइट गायब है, रात के 10-11 बज गए हैं, एसडीओ नहीं सुन रहा। सो अब ये मसाइल तो साथ साथ रहने ही हैं। अलबत्ता दूसरी जानिब पीडीएमए की तरफ से सैलाब का ख़तरा भी जाहिर किया गया है, बारिशों की भी प्रेडिक्शन है। सो हमने ये जो एक्सपीरियंस कर ली हैं चीज़ें, इससे हमने सीखा क्या है, हमारे पास प्लान बी क्या मौजूद है। क्या दोबारा बारिश होती है तो एमडी साहब यही कहेंगे कि हमारी सोच से ज़्यादा बारिश हो गई है। अब ये कुदरती चीज़ें हैं, कुदरती हैं, इससे आपको निमटने के लिए कोई प्लान बी तैयार रखना ही है। हमने अब मौजूदा जो हुआ वो हुआ, उससे तो हमने अब सीखा क्या है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। सो इस पे आगे चल कर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज हमारे पास क्या है। पहली खबर है जी, बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया, शहर पानी पानी, हादसात में 8 अमवात हुई हैं। घंटों बिजली गायब, शहरियों को मुश्किलात, 200 फीट स्ट्रिप। यामाहा मोटरसाइकिल 29,000 महंगी, कीमत 4,39,000। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास, सियासी लाहेअमल पर मुशावरत। मैं तो सारा कुछ भूल गई, यामाहा की प्राइस पे स्टक होके रह गई हूँ। वो लोग जो अक्सर बड़ी स्पेशल सी ऐड होती थी, मैं तो होंडा ही ले साहब, कोई होंडा भी नहीं ले सकता। खैर हम आएंगे सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम, शुक्र। क्या मोटरसाइकिल महंगी होने पे हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं? नहीं, ये मोटरसाइकिल तो खास मोटरसाइकिल होती है। ये 4 लाख की हुई, 6 लाख की हुई, 12 लाख की हुई, मेरी इससे गर्ज ही नहीं होती है। वो तो हमारी गर्ज है 70 पे, 100 पे, ज्यादा से ज्यादा 1 to 5 पे भी नहीं। सही, चलिए जी, आयशा कह रही है पहले अपनी स्टोरी पे आ जाए, जो बड़ा मसला है शहर का वो डिस्कस कर लें। आयशा की कौन सी स्टोरी है? आयशा की स्टोरी है शहर पानी 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 पानी। अच्छा, आयशा की 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। वो ये परेशान है कि ये कल शहर में हुआ क्या। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उसकी शिकायत, उसका रोना और दफ्तर पहुंचना, और फिर लड़के नहीं पहुंचे हमारी टीम के, आयशा पहुंच गई। आपको सलाम पेश करना चाहिए आमिर भाई। हाँ जी, मुझे भी सलाम पेश करें, मैं भी पहुंच गया था। अच्छा, मसला ये है कि वो उसको हर बात में हुकूक निस्वा ना लेके आया जाए, करे कि ये ख़वातीन का चलाना बड़ा मुश्किल, मर्दों का भी चलाना उतना ही मुश्किल था, गाड़ी चलाना। और दूसरी बात है, वाकई दाद देनी चाहिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो कल निकली और उसने देखा। अल्लाह करता ये एडमिनिस्ट्रेशन इन मानसून से पहले निकल, हाँ, बारिश का इंतजार ना करती। मैं देखें, बात सच्ची करनी चाहिए, बात को झूठ नहीं। अगर ये पहले निकलते तो इनको पता होता कि सिर्फ पोश होना था, साई साहब नहीं होना था। कैसे नहीं? मैं आपको बता देता, पिछले कई इन्होंने पोश इलाकों में क्रेनें लगा के नालों की सफाई की,
और जो इलाके बेचारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के थे वहाँ पे नालों की सफाई नहीं। अच्छा नाला वही है, वो कैंट ड्रेन वही है जो गुलबर्ग से भी गुजरती है और फिर आगे चल के वो ये आपके सारे गुजरती हुई वो समनाबाद की तरफ चली जाती। वहाँ पे आपने क्योंकि सफाई नहीं की थी तो पानी को गंदगी ने रोक लिया। अब वो बैक क्रैश जो है वो वापस उसी बस्तियों में गया। ऐसे ही है गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन, या पानी कहाँ जाना था आगे रुक गया क्योंकि आपने उनको गरीबों का इलाका समझा, आपने वहाँ पे सिल्ट उसका साफ नहीं किया था, इस वजह से ये मामला दरपेश आया। आमिर भाई कोई इलाका ऐसा नहीं था, इकबाल टाउन, सब्जाजार, सबनाबाद। मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ कि वासा वाले बारिश के दिनों में जागते हैं, बारिश से पहले क्यों नहीं जाग जाते? क्या इन्होंने तमाम जो ड्रेन नाले थे उनको सफाई की थी? नहीं की। ऑरेंज ड्रेन के साथ साथ एक नाला बना हुआ है, वो उसमें जो मिट्टी है वो उसकी एज तक आ गई हुई है और कल जब बारिश के 2 कतरे भी गिरते थे तो वो बाहर रोड पे आता था पानी, उस नाले के जरिए बह के नहीं जाता। जब पानी को आप जगह ही नहीं देंगे गुजरने की, हमारे भाई बारिश इतनी हुई है कैसी उसकी गुजरगाहें बंद कर देंगे। मैं जानता हूं कि वज़ीर आला पंजाब जो निगरान वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा था कि ड्रेन नालों के गिर्द तमाम तजावज़ात खत्म कर दी जाए। आए मेरे साथ निकले, मैं आपको दिखाता हूँ तजावज़ात। ऐसे ही है। कौन कहता साफ कर दी गई? हाँ, रिपोर्ट्स आपने बहुत अच्छी दे दी। ये आप बारिश के दिनों में सफेद बूट पहन के निकल आए और आप भाई तो तनकीद बराए तनकीद, मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं करता हूँ। आप गरीबों का साइड ले रहे हैं, आप एमडी साहब वाली स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। 291 मिलीमीटर बारिश, 291 मिलीमीटर बारिश साहब मैं एग्री करती हूँ। हम भी एग्री मसला ये होता है कि अगर 6 घंटे या 10 घंटे पानी, अच्छा जी चले मान लिया आप भी ठीक कह रहे हैं, एमडी साहब भी ठीक कह रहे हैं, अब दोबारा बारिश होती है खुदा ना खास्ता अगर यही सिचुएशन है तो आप देख लीजिएगा इन्होंने क्या सीखा। जब पहली बारिश हुई तो उसमें होता है ये इशू के चूंकि इस तरह सफाई नहीं होती जिस तरह अमर भाई कह रहे हैं कि वो जो ड्रेन है उसको क्लियर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से गंदगी की वजह से वो एक धक्का सा लग जाता है और पानी जो है वो रुक जाता है और उस तरह वो वापस निकासी आप नहीं होता और पानी खड़ा रहता है। और मैं आपको लिटरली बताऊँ, परसों तरसों रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी तो मैं हमारे इलाके में डेवस रोड पे खुसूसन जो प्रेस क्लब की तरफ आता है डेवस, उस पर तकरीबन कोई 6 घंटे पानी खड़ा रहा है। ऐसे ही है। और इसी तरह ये गवर्नर हाउस की साइड पे पानी जो है वो मेन माल रोड पे खड़ा रहता है। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, आप गुजर नहीं सकते ना वहाँ पे। मैंने जिस दिन और हम सिर्फ लक्ष्मी चौक दिखा के पता नहीं कौन सा लक्ष्मी चौक का मसला तो कई सालों से हल हो गया है। वो भाई दिखा हम वो कल कवर कर रहा था, बना था ना हाजी कैंप ड्रेन बना था उस वक्त के बाद से आपको लक्ष्मी चौक में कभी पानी, लेकिन लक्ष्मी चौक का इस्तियारा बन गया। कल कवर कर रहा था गवर्नर हाउस के बाहर, आप लिटरली वहाँ पे वासा वाले भी खड़े थे, उन्होंने पंप भी लगाया था लेकिन पानी जाए कहाँ? वो सारी सर्विस लेन भी बराबर थी माल रोड के ना, वो नीची है चूंकि वो गवर्नर उसकी दीवार के साथ तकरीबन माल रोड से 1 या 1.5 फीट उसका नीची है, लेकिन इसके बावजूद पानी बराबर था सर्विस लेन का और माल रोड का। और मुझे इतना पानी था, वो वासा के लोग वहाँ पे सफाई भी कर रहे थे, पंप भी लगा था। मैं उनको यही पूछ रहा था भाई इनको इस पानी को भेज कहाँ रहे? अब मशीनरी भी कम पड़ जाती है, आपका अमला भी कम पड़ जाता है। जो मैं वासा के बिल्कुल साइड में ले रहा हूं। 139 पंप थे जी वासा के पास, मैं आपको बताऊं फील्ड में 139 या 179 इसके तादाद आप बता रहे हैं। ये पंप थे और इनकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमें सिस्टम को इतना साफ रखना चाहिए। सिस्टम पुराना कितना मेरे से आप बहुत बेहतर जानते हैं। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 30 साल कर बुढ़ा कह रहे हो? नहीं बुढ़ा नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं शहर में 50 साल से जिंदा हूँ और मैंने यहाँ बहुत बारिशें देखी और बहुत लोड डूबता देखा है। और कल आप नहर के वो एज की बात कर रहे थे, कल नहर से बाहर आ गया पानी। हाँ, मैंने देखा है। और चीनी कॉन्सुलेट में भी गया, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, इन सब बस्तियों में के घरों के अंदर भी। अच्छा, मैंने जेल रोड के पास क्योंकि मेरा गुजरना हुआ तो मैंने वहाँ नहीं था। यहाँ आगे आ जाए ना जरा, इचला के पुल से अच्छा आगे तो वो टूटी नहर और वहाँ से फिर वो पानी जो है वो चला गया। और हमने ये नहर का पानी इकबाल टाउन तक देखा हुआ है आते हुए। अच्छा, बारिश ज़्यादा हो जाए तो कुछ नहीं, इसका मैं हरगिज़। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आपको याद है मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक बात कही थी, इस नहर की सिर्फ कागजी भल सफाई हुई है। सही कह रहे हैं आई रिमेंबर। इस नहर की कागजी भल सफाई हुई, पिछला दौर था, निगरान हुकूमत उसकी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भल सफाई के सीज़न में सिर्फ कागज़ों में भल सफाई डाली गई। 2 एक जगह पर लगाए गए जो भी वो मिट्टी निकालने वाले हैं,
उसकी तस्वीरें बनवाई गई और उसको जारी किया गया और उसके बाद खत्म। ये तो यहाँ रिवायत है। अब जब नहर का बेड भी आप ऊंचा कर देंगे तो पानी, मैं यही तो मैं रो रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली बेड ऊपर ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। तो अब अभी आपको पानी बाहर आ गया, बारिश दोबारा होगी। ये मानसून का आगाज था कल, आप याद रखेंगे। नहीं, मानसून है, हाँ। वो कह रहे जी मानसून है। अच्छा, मानसून की पहला स्पेल है, पहली बारिश है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला को एहसास आ जाता है कि जी ये नहीं संभाल पाते हैं पानी को। ये नहीं संभाल पाते, उस गरीब के बारे में शायद अल्लाह ताला सोच लेता है जिसके घरों में पानी जाता है, नीचे तबाह हो रहा है। डूंगी ग्राउंडे बनाते, अगर हम शहर में रोड से नीचे ग्रीन बेल्ट्स बनाते। मुझे आमिर भाई 10 साल हो गए हैं, मैं यही सजेशन सुनती जा रही हूँ, हम कर क्यों नहीं सकते? नहीं करते ना, करते नहीं है वो। आपको ग्राउंड हो तो करें ना। नहीं ग्राउंड पे कहाँ पे है? हर सोसाइटी में, समनाबाद में, किस सोसाइटी में है? इकबाल टाउन में है, सब्जाजार में है, मॉडल टाउन में है, समनाबाद में है डूंगी ग्राउंड। नहीं तो इकबाल टाउन में होता है ना, इकबाल टाउन में पानी जाता है उसमें। चलो मेरी बात भाई साहब आप बताइए, समनाबाद में है बिल्कुल, इकबाल टाउन में है डूंगी ग्राउंड जाता है पानी। जो नई सोसाइटी बनी है ना, असल मसला वहाँ पे है। वहाँ पे अभी आपके मेरा ख्याल है खबर नंबर कुछ है A1A, तमाम तमीराती मंसूबों की क्लीनेस वासा के सर्टिफिकेशन से मशरूत होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं, नई सोसाइटीज में टैंकियां कहाँ बन रही है पानी की? सवाल ही नहीं। साहब आप सीवरेज सिस्टम बहुत नकारा है, छोटा पाइप डालते हाँ, हैं ऐसे सस्ता, ही है। और उसको कोई उसकी देखने वाला नहीं है। वो जो इंस्पेक्टर आता है उसको वो पैसे लगाते हैं, वो लिख के चला जाता है, ओके की रिपोर्ट देता है। कोई ये वासा ही सर्टिफिकेशन देगा तो आप पहले भी वासा ही देता था, LDA करता है, वासा करता है, यही अदारे हैं ना, और कौन अदारा है? ना ये देखिए, टैक्सीज लेने के लिए तो आपका बिल लेने वापटा का लेस्को वाले फौरी तौर पे आ जाते हैं, वासा का महीने बाद आपको बिल आ जाता है, दर्जनों सुई गैस का, फलां का। लेकिन जब सर्विसेज आप मांगते हैं इनसे, किसी जगह पे आपकी मीटर ख़राब हो गया है बिजली का, वो साइड साहब कल लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बिजली गायब रही है, ना किसी एक्सीएन ने फोन उठाया, ना किसी एसडीओ फर्क करें, आप ही जाएं तो पैसे लेते हैं। वासा का काम आपने कराना है तो आएंगे तो आपसे इजाफी पैसे लेंगे, गैस वाले आएंगे तो वो आपसे पैसे लेंगे। वो ये कहते ही नहीं कि हम आपका काम आपसे बिल लेते हैं, वो कहते हैं आप देखें ना जी, हम इतनी दूर से चल के आएंगे, चाय पानी दे दें। तो सर्विसेज तो आपकी है कोई नहीं, टैक्सीज आप ऐसे लेते हैं। मुझे ये बता दे, ये इम्पैक्ट कैसा जाता है? कल सीएम साहब, लेकिन एक चीज आमिर भाई से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, जो नहर की बात कर रहे हैं ना आमिर भाई, वो बिल्कुल ऐसे है कि जब आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तो उसका बेड ऊंचा होता जाएगा, चूंकि बल आती है पानी के साथ। लेकिन मैं चूंकि एक जिम्मेदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, हमारी ज़मीन के अंदर से छोटी सी नहर गुजरती है। ये चूँकि सीज़न होता है धान की फसल का ना, तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब पानी धूप लग रही होती है, गर्मी होती है, तो उसमें आपको नहर में पानी थोड़ा मिलेगा, क्योंकि हर बंदे को ज़रूरत होती है। और फौरी जब बारिश आ जाती है ना, तो हर बंदा अपना और नक्का बंद कर देता है, पानी नहर में रह जाता है, इसलिए आपकी नहर जो है वो अपने किनारों से बाहर निकल आती है और ओवरफ्लो हो जाती है। चूँकि ये आगे जाती है ठोकर पे, तो वहाँ पे चूँकि जितनी बारिश हुई थी, किसी भी खेत में ज़रूरत नहीं थी पानी की, तो एक तो इसलिए वो होगा, सारी ओवरफ्लो होगी। दूसरी जो कल सिचुएशन थी, बिल्कुल वासा इसका ज़िम्मेदार है। निगरान गवर्नमेंट ने जितनी मेहनत की, जो कोई सीएम साहब ने किया, वो काबिल इस्तारीफ़ था, लेकिन बारिश भी इतनी ज़्यादा थी कि वो कंट्रोल में नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, गुलबर्ग, कलमा चौक, गार्डन टाउन, जंग, हरबंसपुरा, लक्ष्मी चौक, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार, इस्लामपुरा, मुल्तान रोड समेत शहर के नशेबी इलाकों का दौरा किया कल निगरान सीएम साहब ने। सो आपके सामने तमाम मनाजिर भी हैं। फौरी मौके पर वो अहकामात भी जारी करते रहे, रोड को किस टाइप से बंद रखा जाए, लोगों को अल्टरनेट रास्ता कौन सा इख्तियार करने के लिए कहा जाए, पानी निकालने के हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। ये जो प्लानिंग इन नाम निहाद इदारों के करने वाली है, वो सीएम साहब बाहर निकल के सब कुछ कर रहे थे। हस्पतालों में सीएम साहब जाएँ तब काम होगा, निकासी आपके इंतजाम सीएम साहब देखने जाएँ तब काम होगा, अदरवाइज कोई नहीं काम करेगा। ये है ना, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ हमारे यहाँ एक उल्टी रवायत है। मैंने आप पहले कहा आपसे कि ये तमाम अदारों को मानसून से पहले बैठना चाहिए था। जहाँ जहाँ सफाई नहीं थी वहाँ सफाई कराते, जहाँ तजावजात थे तजावजात कराते। ये एक हफ्ता पहले खबर है कि एक निजी यूनिवर्सिटी ने नाले के बाद वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद उन्होंने पार्किंग बनवा ली और बनाई, पार्किंग शुरू करा दी उन्होंने ड्रेन के साथ साथ। मैं आपको बिल्डिंगें और मकानात दिखा सकता हूँ ड्रेन के साथ साथ जो बने हुए हैं। आखिरकार इस शहर के साथ हम करना क्या चाहते हैं? इसको डुबोना चाहते हैं। इसकी जो रोड बनती है उसको रोड को उखाड़ा नहीं जाता, उस रोड के ऊपर रोड बनाई जाती है। तमाम आबादियां आपकी रोड से नीचे चली गई हैं, तो ये डूबेंगी। पानी कहाँ जाएगा? पानी को रास्ता तो आप दे नहीं रहे हैं। साहिब साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जिस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं होती,
आखिर ये डिस्ट्रीब्यूटरी नहर जो है, जिसको मिश्रा की नहर कहते हैं, शहरियों को नहीं पता होगा, हमें पता है ये कहीं से निकलती है, वहां से इसको बंद किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता किया जा सकता था, फिर वो वहां से उछल जाता। BRB पे इसको रोका जा सकता था। और BRB बहुत बड़ी नहर है, दरिया के बराबर नहर है, उसमें ये पानी डाला जा सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, लेकिन ये पहले सोचने अगर वाली पहले चीजें थी सोचने ना, वाली बातें थी बिल्कुल कि अगर ऐसे ये ही है। बारिश का स्पेल इस तरह का आता है, आपको महकमा मौसमियात बताता है, आपको NDMA PDMA आपको अलर्ट जारी कर रहा था, उस वक्त हम कहाँ थे? अलर्ट तो अभी भी जारी किया, तो आप तो अलर्ट देख आज भी लीजिएगा जारी है। 2-3 दिन बाद क्या सिचुएशन उस वक्त होती है। कमिश्नर साहब समनाबाद अंडरपास के मुआयने कर रहे थे रात। आमिर बस भाई, ये ये बात। भी आपको मसला है कि वो मुआयने करें तब भी ना नहीं करें करे, तब मैं भी। तो खुश होकर बता रहा हूँ आवाज यार, आमिर भाई रात को मसला- मुआयना कर रहे थे। अगर वो मीटिंग्स करते तो शायद ये वासा वाले को होश आता, और जहां जहां नालों की सफाई जरूरी थी वहां नालों की सफाई। आप मुझे बताऊं, समनाबाद में इतना पानी था कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे ही है बिल्कुल। उसकी हर वजह जगह पे यह है ऐसे कि ही वहां था। पे आपने मैं तो उसका चश्मदीद सिल्ट साफ गवाह नहीं हूं। किया, उसका सिल्ट साफ नहीं किया। ऐसे ही है। आप दोनों अगर बहुत ज्यादा पानी मजलूम है बह भाई, जाता। आप दोनों तुसी दोनों बहुत मजलूम हो हर मसले से। अब मैंने समनाबाद में तो रहता अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं। उमर हम गुजार अगर को- मसाइल को मैं तो रहता देखें, नहीं मैं समनाबाद में। तो अंडरपास कल मेरी बनेगा कि क्योंकि मदर का घर है, वहाँ अंडरपास तो नहीं मेरा बनना था, जाना वो वहाँ तो नालों में उन्होंने ड्रेन के पाइप्स डालने थे खारक नाले पे, उसको भूल गए हुए हैं। वो काम छोड़ के चले गए, वासा वाले घर चले गए। वो इस वक्त वो सफेद बूट पहन के तो वो निकाल रहे हैं पानी शानी, उनका वो चक्कर आप ही नहीं। दोनों जहाँ बड़े काम मजलूम हो रहा है वहाँ ही होने हाँ, दें। वहाँ होने अच्छा जी, CM साहब ने कल आमना, दौरे आप गैर रखी है। मौजूदगी में आमिर भाई जो है वो आपकी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आप छुट्टी में बेशक जाएं, लेकिन आमिर भाई समनाबाद जाएंगे, सब्जाबाद जाएंगे। कल वज़ीर आला सब्जाबाद भी गए। ये अच्छी सब्जाबाद बात भी है कि वो उन इलाकों में भी गए जहाँ पे मतवस्त तबके के लोग रहते हैं। बिल्कुल हमारे ऐसे। जैसे लोग गरीब मैंने लोग नहीं बताया है रहते। कि कल उन्होंने कितने मजंग का मरले दौरा घर है किया है, आपका? कितने मरले घर सर्कुलर है? रोड का दौरा कितने मरले का घर है आपका? मतवस्त और गरीब लोगों को बताओ जरा। 12 मरले का गया। आपका अल्हम्दुलिल्लाह। सारे AC साहिबान कहाँ पर है? कल पूरी की पूरी आपके एडमिनिस्ट्रेशन की दौड़ें लगी हुई थी जो शहर के। CM साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, उनका क्या कहना था, लेकिन अब हमने वापस आकर ये डिस्कस करना है कि लोड शेडिंग के क्या हालात रहे, और फिर एक एक सजेशन लेना चाहूँगी आमिर भाई से और साई साहब से। वो जो प्लान B मैं कल भी डिस्कस कर रही थी कि अब जो PDMA की जानिब से हंगामी सूरत हाल कही गई है, सैलाब की भी पेशगोई की गई है, बारिशें भी ज़्यादा होनी हैं और ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो चीज़ भी हो रही है, तूफ़ान आ रहे हैं, बारिशें आ रही हैं, कोई वबा आ रही है, वो एक्सट्रीम से भी ज़्यादा सूरत हाल जो है हमें नज़र आती है। सो उसके लिए हमारे पास तैयारी क्या है, क्या करनी चाहिए? क्या दोबारा हम इसी तरह घरों में स्टक होकर रह जाएंगे? कल सारा दिन लोग अपने घरों से नहीं, पोश इलाकों में नहीं निकल सके हैं। सो ब्रेक के बाद हम आके इस पर बात करते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। 200 फीडर ट्रिप, घंटों बिजली गायब। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं अभी थोड़ा याद, मुझे अभी कुछ सेकंड्स पहले ये बात आई है, वो जो स्क्रीनशॉट लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं, आई डोंट नो लोगों को कैसे लगता है कि हम उनकी बिजली बहाल कराने में बड़ा कोई अहम किरदार अदा करेंगे। मैं अगर वो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करती तो आपको पता चलता कि कल लोग कितने परेशान रहे हैं और लोगों को लगता है उनके दर्द का मसीहा हम हैं। आमिर भाई, आपको किसी ने कहा कि बिजली सही करा दें घर की? जी, बहुत सारों ने कहा। हाँ, अल-हाफ़िज़ स्टोन है हमारे साथ ही। कल इरफान मलिक साहब का भी आ गया कि हाई साहब उतर कल एक बजे गई हुई बत्ती, तो ये है वो है। बहरहाल वो एक अलग मसला था, उनका ट्रांसफार्मर का झगड़ा था, इस वजह से नहीं गई वो। मैंने सारा इंक्वायरी भी किया उसको। लेकिन असल बात यह है कि बारिश में बिजली खुदारा लेस्को वालों बंद कर दिया करो। ये आपने बड़ी अच्छी ऑप्शन दिया। फीडर स्ट्रिप होना और बात है, लोगों के ट्रांसफार्मर का जले और रात 10-10 बजे आप तक उसको बंद कर दें, उससे अमवात हुई हैं करंट लगने से। सही है आपने। 5 बजे। खंभों की तारें नीचे गिरी हुई मैंने थी। आपको याद है परसों बात की थी, आंधी आई है तो वो हमारी लाइट चली गई, और वो हर आंधी पे चली जाती है। वो अच्छे हैं ग्रिड स्टेशन वाले, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि आंधी को वो जब देखते हैं कि आने वाली है या हवा तेज होना शुरू होती है तो उसको बंद कर देते हैं। आपका काम भी जैसे वो आसान हो थम जाता जाती है, थम जाती है, उसको खोल देते हैं लाइट को। यही काम बारिश के साथ में होना चाहिए। जो लोग बारिश में भी कह रहे हैं कि उनकी लाइट नहीं आई, असल में लोगों को लाइट से ज्यादा पानी का मसला था। पानी जाहिर कितना बात था? है, जब 6-6 पानी निकालने का मसला नहीं था, पीने के पानी का मसला घर था। वाला ना पानी ये एक इस्तेमाल। और LDA और जो वासा है उसकी नाहली है, जितनी सोसाइटीज़ बनी हैं उनमें वाटर टैंक पीने के पानी के नहीं है। डायरेक्ट ट्यूबवेल चलता है और ट्यूबवेल चलने से पानी आपके घरों तक आता है। जब लाइट जाती है तो आपको पता है कि पानी चला जाता है। हाँ, ऐसे ही। उसकी वजह यह है कि अब अगर बारिश है, नागहानी सूरत हाल है, ट्रांसफार्मर्स बंद हुए हैं तो आपके घर पानी भी नहीं आता है। ये लोगों को ज़्यादा तकलीफ देती है चीज़। अगर ये टैंक वाटर टैंक बनते थे जो कि असूलन बनने चाहिए,
जो कि एक सेरेमोनियल अब बनते हैं। अब आप चले जाएं किसी भी सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे आपको एक छोटा सा कोई 2-4 घरों के पानी वाला टैंक नज़र आएगा, जो उन्होंने सिर्फ LDA के इंस्पेक्टर को दिखाकर उस पर तस्दीक लेनी होती है, वो नज़र आता है। बड़े वाटर टैंक ना नज़र आते हैं। और उससे एक और मसला आने वाला है साहिब साहब, सॉरी आप फिर आप नहीं, LDA का इंस्पेक्टर सिर्फ सादा नहीं देखता, वो किसी चीज़ में देखता है, फिर उसके बाद पास करता है। जी वो कायदे आज़म साहब को। अच्छा ये जो वाटर टैंक है, आने वाला मसला क्या है? अब है आगे निगलेरिया, आगे आपकी बाकी बीमारियां पानी से, बरसात के नहीं बरसात के पानी, बरसात में पीने के पानी से बीमारियां, डायरिया, हेपेटाइटिस। होता क्या था, क्लोरीन डाली जाती थी उन टैंक्स के अंदर जहाँ से पूरी आबादी को पानी जाता था। उससे चाहे आप नहाएं, चाहे आप उसको पीने के लिए इस्तेमाल करें, चाहे इसको फिल्टर कर लें, वो क्लोरीन अपना काम कर चुकी होती थी। अब क्योंकि आप डायरेक्ट पानी ज़मीन से निकाल कर लेंगे और बारिशों के बाद पानी की सतह बुलंद होगी और ट्यूबवेल भी उससे अफेक्टेड होंगे, तो आप उसमें ना क्लोरीन शामिल कर सकते हैं, तो फिर आप बीमार होंगे, डायरिया फैलेगा, पेट की बीमारियां, आंतरिक बीमारियां बता के गई हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल आमिर भाई की बात ठीक है ना, कि वो टैंकी जो बनती है वो एक सेरेमोनियल या अलामती सी रखी हुई है। मैं जब 1998 में लाहौर में आया था, तो मुझे याद है कि कभी कभी पानी का बिल्कुल टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, उसमें से वो क्लोरीन की स्मेल आती है। और वो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि आपकी जो जितने भी जरासीम थे वो मारे जाते थे। लेकिन अब जिस तरह की बीमारियां आ रही हैं, जिस तरह आमिर भाई बता रहे हैं, कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब बारिश होती है और इतनी बारिश होती है तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। और चूँकि मैं फिर वही देहाती बात करूँगा कि आपके जो ट्यूबवेल हैं उसमें पानी उसकी औकात से ज़्यादा आता है, यानी अगर वो 3 इंच का भी है पाइप तो उसमें 6 इंच के बराबर पानी आ रहा होता है, चूँकि पानी बिल्कुल ऊपर होता है। तो वो बोर का जो पानी होता है उसमें उस तरह की सफाई नहीं होती। जब बोर हम करवाते हैं तो कई 100 फीट नीचे करवाते हैं ताकि साफ़ सुथरा पानी हो और वो पीने के भी काबिल हो, अगर काश्त के लिए भी आगे जा रहा है तो वो बेहतर हो। लेकिन अब हो ये रहा है कि हर चीज़ में हमारे जो बुजुर्ग हैं, कायदे हैं, वो मुलव्वस हो जाते हैं और तमाम जो अदारे हैं वो उनको फॉलो करते हैं, और उस बजाय इस बात के लोगों की ज़िंदगियों को देखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, वो अपनी जेबें गर्म करते हैं और जेबें गर्म करने के बाद किसी भी चीज़ की अप्रूवल देते हैं। और आप देख लें किसी भी बड़े प्लाजे के बाद आपको उस तरह की पार्किंग नहीं मिलती, किसी भी जगह पे आपको वो जो आग बुझाने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं, ये वर्स्ट होते जा रहे हैं मसाइल हल होने के बजाय। और फिर ये जो वासा का जिस तरह कह रहे हैं अप्रूवल चाहिए होगी, ये अप्रूवल मिलती होगी, लेकिन हर चीज़ की अप्रूवल मिलने के बाद आपका सिस्टम ठीक नहीं है, इसका मतलब है अदारे ठीक काम नहीं कर रहे। मुझे इस टॉपिक को वाइंड अप करना है, आगे अल्लाह ताला खैर करे, बारिश होनी है, तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पे हर ज़ुबान ज़द-ए-आम ये टॉपिक रहना ही है, डिस्कशन होती रहेगी, हम ये बातें करते रहेंगे। सजेशन क्या है, प्लान बी क्या होना चाहिए? वासा को कोई अकल की बात, प्लान ए कौन सा है? प्लान ये है कि हर प्लान ये तो हमने देख लिया बुरी तरह फ्लॉप है। प्लान ये है कि अल्लाह से कहा जाए कि बारिश की ज़रूरत है वासा को, उससे ज़्यादा देंगे तो वो यही होगा। लेकिन प्लान भी ये होना चाहिए कि अभी से जुट जाना चाहिए इनको, जिनका निशानदही हम लोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सिल्ट है, कहाँ कहाँ बेड्स जो हैं वो नालों के साफ़ होने वाले हैं, उसके रास्ते में जो तजावज़ात हैं उसको हटाया जाए। जुट जाए ना कमिश्नर साहब, आज से MD वासा साहब इस बात पे लग जाएं कि भाई जो हमने ग्रीन बेल्ट्स रोड से नीचे हैं उनको जो पानी देने के लिए पाइप्स लगाए हुए हैं, उनके अंदर मट्टी फंसी हुई है, निकलवाना शुरू करें ना उसको, ताकि रोड का पानी चले, कम से कम उस ग्रीन बेल्ट में चला जाए। अगर एक मिसाल से 100 लीटर पानी आया तो 50 तो उसमें चला जाएगा ना। सही। पानी जो आपके वो साई साहब बता रहे थे कि घुटनों से ऊपर भी पानी है, वो चले घुटनों से नीचे तो चला जाएगा, पानी आएगा जरूर लेकिन घरों में दाखिल नहीं होगा। तो ये काम कर लें, ये प्लान भी हो सकता है। बिल्कुल आमिर भाई वाली बात ठीक है। मैं जिस पहली जो बारिश हुई थी कोई हफ्ता पहले, तो गवर्नर हाउस के बाद जब मैं कवर कर रहा था तब वासा के लोग आए, तो वो जो फुटपाथ के साथ छोटे छोटे पाइप लगे थे उसमें से जब उन्होंने गन निकाला तो पानी कम होना शुरू हो गया। तो मैंने उनको कहा भाई इतना सा काम था, आप सुबह आकर कर लेते, ये देखें हमें भी हफ्ता पहले कर लेते। तो मसला ये है कि हम हर दफ़ा उसी वक्त जागते हैं जब काम हो जाता है ख़राब, बजाय इस बात के कि हम पहले इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करें और चीज़ों को बेहतर बनाएं, लोगों को फैसिलिटेट करें। हम लोगों का सोचते ही नहीं, हम अपनी नौकरियों का सोचते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो CM साहब हैं वो इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करेंगे, चूँकि कल जिस तरह उन्होंने काम किया है, मेरा ख्याल अगर आइंदा दिन में बारिश होगी तो इतना पानी हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। चलें जी, ये सजेशन है। आई होप कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हों, लेकिन फ़िलहाल जो तैयारियां हैं
जो ग्राउंड रियलिटी है उससे हम अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों के लिए बेहतरी करे जिनके, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उन लोगों के लिए जिनके घरों में पानी गया, जिनका सामान ख़राब हुआ, जो बारिश होती है और बाहर देखना शुरू हो जाते हैं कि क्या हालात हैं, आसमान को कभी देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं। फर्नीचर के नीचे लोगों ने कल ईंटें रखी हुई थी, यकीन माने जो हालात थे, फिर भी उनके फर्नीचर महफूज नहीं रह सके। सो दुआ करें अल्लाह ताला हम पर रहम करे और कुछ हालात बेहतर अल्लाह ताला की तरफ से हो जाए, बाकी आपको कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो कीमत 4,39,000 तक पहुंच गई है। किसकी बात हो रही है? मोटरसाइकिल की बात हो रही है। मोटरसाइकिल है जी यामाहा, 29,000 रुपये महंगी हुई है। साई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मोटरसाइकिल लेने का कोई प्लान है फिर या नहीं? आना पहले पेट्रोल के लिए पैसे होंगे तो मोटरसाइकिल नहीं ना। पेट्रोल ही 260 पे है। 65। तो बात ये है कि मोटरसाइकिलें तो अब कीमतें 70 की बात कर रहे हैं, यामाहा की बात, किसी चीज को किसी कोई चीज़ काबू आ नहीं रही। मतलब ये चीजें नहीं कम हो रही। एक दौर था जब ये 1 लाख पे गई तो फिर उसके बाद एकदम ये तकरीबन 60-65 पे आई ना, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइक्स खरीदना शुरू कर। ये गरीब की सवारी कहते हैं सवारी है। और ये 4 लाख में तो किसी ज़माने में मेरा ख्याल है सुजुकी गाड़ी आ जाती थी मेहरान। चीज़ें कंट्रोल में ही नहीं है, किस तरह और किसके आगे रोएं ये तो समझ ही नहीं आती ना। आप देखें ना, ब्रायलर जो गरीब के लिए क्या है ये बताएं, ब्रायलर गोश्त अब वो नहीं खा सकता। आज से 4 माह पहले वो 200-250 अच्छा, कभी बड़ी ईद आती थी तो गोश्त ये वाला सस्ता हो जाता था, पर अब नहीं, वो 600 से ऊपर ही अभी तक। सब्जियां देख लें वो खरीदी नहीं जा सकती। दालों के रेट कितने ज़्यादा हैं और ये गरीब की सवारी है, इस पर बैठ के बिलाशुबा इस पर चलान होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बाइक आने के बाद गरीब को ये सहूलत है कि वो अपने बच्चों को साथ। अच्छा, जिन घरों में गाड़ियां हैं भी ना, यकीन माने मोटरसाइकिल बहुत जरूरी है। अब तो बहुत ज़रूरी है, अब तो बहुत ज़रूरी है। और जितना रश है, जितनी महंगाई है और जितना पेट्रोल महंगा है, उसके लिए तो ये नेमत है। लेकिन जिस तरह ये महंगाई होती जा रही है, मेरा ख्याल है ये भी, आपने नई मोटरसाइकिल खरीदनी है ना, बात वहीं खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद वाले जो ऊपर पैसे लगते हैं वो भी जरा बता। हाँ, ये तो अभी 3 दिन जो है, 3 दिन हो गए हैं, गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं होंगी। अगले 3 दिन में मंडे से स्टार्ट होंगी। जब मंडे से गाड़ियों की नए सिरे से नए माली साल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी ना, आप देखिएगा लोगों की चीखें किस तरह निकलती हैं। फ़र्ज़ करें अगर पहले एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 6 लाख रुपया थी, वो कम अज़ कम 20 लाख पे चली गई या 30 लाख पे चली गई है। तो जब आप वो कहते हैं कि अगर आपने लग्जरी गाड़ी 14 करोड़ की ली है तो आप 1 करोड़ 40 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फ़ीस देंगे, जिसकी आपकी एक और लग्जरी गाड़ी आ सकती है। तो इसी तरह इन्होंने रेट्स जो है वो इनवाइस, पहले इनवाइस का 1% था। इस बजट में जो एक्साइज वाले कल वो पढ़ रहे थे सारे ना, बैठ के बड़े गौर से पढ़ रहे थे। मैं उनको कह रहा था कि आप क्या बड़े लोगों वाली बातें करने नहीं नहीं ना, उसमें देखे ना, उसमें है कि सीसी के हिसाब से। हाँ, सही कह रहे हैं। अगर वो 700 सीसी की है तो इनवाइस का 1% होगा। फर्ज करें आपने 20 लाख की गाड़ी खरीदी है तो 20,000 एक टैक्स विद होल्डिंग के साथ इजाफी पड़ेगा। इसी तरह अगर वो 1300 रुपये गई है, फिर अगर आप 3,000 से ऊपर गए हैं तो वो 10% पड़ेगा। 3,000 से ऊपर अगर गाड़ी आपने फर्ज करें 2 करोड़ की खरीदी है तो 10 लाख रुपये आपको विद होल्डिंग टैक्स देगा। इस वाले बजट के बाद ये इजाफी पड़ा है, तो ये चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। अब आप गाड़ी और मोटरसाइकिल की बात करें, मुझे लगता है हमें चिंची पे सफ़र करना भी ऐसे ही लगेगा कि जैसे खौफनाक है। वैसे चिंची का सफ़र मैंने जो देखा है, इसलिए उसका रिस्क तो मैं किसी को लेने का कहूँगी भी नहीं कि चिंची पे। मेरे ख्याल से नई चिंची भी खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा, वो भी महंगी है, वो भी सस्ती नहीं है, आगे उसके भी मोटरसाइकिल लगी थी। आमिर भाई, डॉलर की कीमत कम होने से, क्योंकि हम ये सुनते हैं कि इम्पैक्ट हर चीज़ पे आता है, मोटरसाइकिलों की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? सेकेंडरी जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी कहा जाता है जी। मैंने अब या बदामी बाग ऑटो मार्केट से बड़ी दफ़ा गेस्ट को बुलाया, सदर को बुलाया, वो कहते हैं जी डॉलर की कीमत ज़्यादा होगी तो स्पेयर पार्ट महंगे होंगे। तो फिर कम क्यों नहीं होती जब डॉलर कम होता है? अल्लाह गारत करे हम बेईमानों को, और अल्लाह ताला के शायद करम ही है कि अभी तक हम बचे हुए। डॉलर की कीमत का इम्पैक्ट मैंने मंगल के रोज़ भी बताया था कि 3 माह के बाद आता है, और उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होता। माजरत के साथ ज्यादा भी हो तो 3 माह बाद ही मैं आपको बताता हूँ, वो अगले दिन ही हम ये जो मैंने गारत होने वाली बात की बेईमानों के, तो इसीलिए की कि जब बढ़ती है कीमत तो जो 1 घंटे जो माल पड़ा है ना हमारा, हम उसको महंगा कर देते हैं। ऐसे ही है। और ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, और इसके पैसों से हम हज भी कर रहे हैं,
उम्रे भी कर रहे हैं, मस्जिदें भी बनवा रहे हैं, सदका भी और ये सोच रहे हैं कुर्बानियां कर रहे हैं 6-6 लाख 30 लाख की उस माल से जो कि माल हराम है। आपने जिस चीज़ माल पे ख़रीदा था $10 पे रेट पे, उस पर बेचें। ये इस खबर में भी शुरू में यही कहा गया, डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद यामा ने कीमतें बढ़ा दी। तो यामा ने जो 3 महीने पहले बुक किया था माल, वो जब शिपमेंट आई तो उस वक्त उसने पैसे दे दिए, उसकी कीमत है। लेकिन जब हम डॉलर महंगा होता है तो जो माल हमारा पड़ा हुआ है जो सस्ते में लिया हुआ हम महंगा कर देते हैं, तो पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं। आप पेट्रोल होती है वो रोक देते हैं, हाँ रोक देते हैं, रोक देते नहीं, चाहे जितनी मर्जी गाड़ियां लगी। हाँ वो कहते हैं जी हमारे, वो उनकी वो सिक्का चाहिए, उसको क्या बोलते हैं ना, सिक्का चाहिए, तो वो रोक देते हैं। इसी तरह ये लोग हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स पे और इंजन्स पे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मोटरसाइकिल है वो 70-80% जो है बाहर से ही आ रही है, 30% 40% यहाँ पे असेंबल की जाती है, उसके पुर्जे बनते हैं, बाकी तो बाहर से ही आना था। इसका इम्पैक्ट तो 3 महीने के बाद आना, इसको डॉलर के साथ अभी अटैच ना करें। लेकिन बेईमानी ये है कि जब ये डॉलर की कीमत $2 ऊपर गई तो इन्होंने उसी हिसाब से अपना सारा माल जो है $2 ऊपर कर दिया। ये ज्यादती है, इस ज्यादती पर आवाज़ उठानी चाहिए और इस पर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। देखें मैकेनिज्म जो माल, हाँ बिल्कुल मैकेनिज्म होना चाहिए, जो माल आपने जिस रेट पे खरीदा उसकी फरोख्त भी उसी रेट पे करें। यहाँ तो जंगल का कानून है गरीब के लिए। अच्छा मैं साहब आपसे पूछना चाह रही थी, सस्ती तरीन मोटरसाइकिल कितने में मिल जाती है? नहीं वो भी अब गरीब की पहुंच से दूर है, मेरा ख्याल है 1.5 लाख से ऊपर चली गई है 70 भी जो है वो भी। अब ब्रांड टू ब्रांड फर्क पढ़ता है उसका। नहीं वो जो चाइना की है वो सस्ती होगी, हाँ वो 95 वो 1 लाख के करीब होगी। जवाब भी तो जल्दी दे जाते हैं। नहीं वो जवाब वो तकरीबन 2-2.5 साल बाद फर्क है, जिस तरह की यहाँ पे सड़कें, हमारा जो रोड स्ट्रक्चर है उसको लेके। खैर ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ तो मुझे लगता है कोई खैर की खबर आयशा ने रखनी, कोई अच्छी चीज डिस्कस करनी ही नहीं है। प्रोड्यूसर चेंज कर लो। साई साहब क्यों आप जो है सारा कुछ ही चेंज कराने के पीछे पड़े हुए। आमिर भाई ने आते ही हुकूक निस्वा की बात कर दी। आते ही मुझे याद कराना, वक्फे के बाद मैंने एक और बात करनी है मोटरसाइकिल के बाद। चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर में तेज़ बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हम आगे चल के ज़रूर उस पर बात भी करेंगे, और वो जो प्लान बी जिसका सजेशंस मैंने ली उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है, हमने कल की बारिश से क्या सीखा, वो सब चीज़ें कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल एक खबर है जी कुछ सियासी मैदान से। खबर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास के हवाले से है। सियासी लाहे अमल पर मुशावरत हुई है। सियासत मेरे ख्याल से चल रही है, चलती रहेगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अब क्या लाहे अमल होगा? आमिर भाई क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल इस पार्टी मैं तो का? पहले बात ये है कि आप भूल जाती हैं चीज़ों को। मैंने आपसे कहा था जब वापस आएंगे तो आप मुझे याद दिलाना, लेकिन मुझे ही याद दिलाना पड़ा। हुकूक निस्वा वाली बात है कि हमारे लाहौर शहर के एक कॉलेज की प्रिंसिपल जो हैं वो साइकिल पर आती हैं। सीरियसली? जी साइकिल पर वो सोशल मीडिया पर नहीं सोशल मीडिया पर आयशा को बता दें, ज़्यादा बेहतर है। और वो साइकिल पर आती है तो बाकियों के लिए मसले राह है, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, जो भी हो, इसी ट्रैफिक के अंदर वो साइकिल चलाती हैं और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसको हाईलाइट भी करना चाहिए और ऐसी खवातीन को सामने लाना चाहिए जो कि मर्दों के मुकाबले में, हालांकि जिस तरह की ट्रैफिक है हम मोटरसाइकिल पे सफर करते हुए नहीं कर सकते, वो साइकिल पर अपना सफर करती हैं और आज से नहीं कर रही। जब वो पढ़ती थी तब भी साइकिल पर थी, जब वो कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तब भी साइकिल पर, आज वो प्रिंसिपल हैं। चले आपका और मेरा प्रॉमिस है इंशाल्लाह उनको मैं यहाँ पर गेस्ट बुलाऊंगी, लोगों से मिलवाऊंगी, उनका एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगी, तो जरूर हम क्योंकि आपने तो चले जाना छुट्टियों पे, हुकूक निस्वा के मामले में आयशा ने फिर मेरी जान छोड़ी। आपने बता दिया है कि आयशा से ऊपर भी लोग हैं, मतलब ये अपने आप में दाद वसूल करती है, लेकिन वाकई बहुत लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या मुस्तकबिल है साई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वक्त कम है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? सियासी लाहे अमल तो ये बना रहे हैं, बातचीत तो सारी चल रही है। अभी देखें अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन कब हो रहा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा ये नवंबर में होता है या मार्च में होता है। ज़ाहिर है इन लोगों ने एक टीम इकट्ठी की है तो इनको तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। ज़ाहिर है किसी के साथ ये अलाइड होकर ही आगे आएंगे तो दे नून लीग को सिलेक्ट करते हैं, पीपल पार्टी के साथ जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो इनकी तवक्कुआत हैं उस पर पूरा नहीं उतरेंगे। ये मेरी अपनी एक सोच है, हो सकता है इनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो, आमिर भाई इनको बेहतर तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये सोच रहे हैं
उस तरह इनको सीट्स नहीं मिलेंगी। फिलहाल क्या मंजर है मुस्तकबिल? नहीं, अच्छा है, मतलब इनको वोटर्स की ज़रूरत है। और कल क्योंकि मेरे पाकपतन के इलाके के MP जो हैं वो भी शामिल हो गए, जो हमारे भी MP हैं, मानिका फैमिली से हैं और बुशरा बीबी के करीबी अजीज़ हैं, वो भी शामिल हो गए इस्तेकाम पार्टी में। खावर मानिका भी? खावर मानिका के भाई हैं। नहीं, खावर मानिका भी हुआ है। नहीं, ये फ़र्क है। मानिका जो कल शामिल हुए, PTI से वो गए हैं वापस इस्तेकाम पार्टी में। तो इस्तेकाम पार्टी भी पार्टी नहीं है, एक प्रेशर ग्रुप बनेगा जो कि वेटेज के लिए होएगा। वो किसी ज़माने में टांगे चलते थे, साई साहब ने पता नहीं देखे कि नहीं देखे, हम पुराने लोग हैं। टांगों में ना वो कब बसाव का सवारियाँ पीछे ज़्यादा हो जाती, एक पत्थर होता था उलारू कहते थे उन्होंने अगे रख दिता जाता था, उस तरह का एक पत्थर इस्तेकाम पार्टी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और जिसको सवारियों में ज़रूरत होगी आगे या पीछे करने की, वो टांगे की तरह उसको आगे पीछे इस्तेमाल कर लेंगे। सियासत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सियासी पार्टी जो है वो इस तरह से बनती नहीं है। जिस तरह से ये किसी एक पार्टी के टूटने से जो आप उसके हीरे हैं, जवाहरात हैं, उसको लूट मचाते हैं माले गनीमत की, उस तरह से सियासी पार्टियां बनती नहीं है। सियासी पार्टियां बनने के लिए आपको पीपल्स पार्टी की वर्किंग देखनी चाहिए, अगर सियासी पार्टी देखनी है तो। फिर उतने साल भी तो चाहिए, उतने साल उतनी मेहनत भी तो चाहिए, उतने बड़े बड़े लीडर भी तो चाहिए। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लाहौर में इस पार्टी की बुनियाद रखी थी तो उसमें कौन लोग शामिल थे? डॉक्टर मुबशर हसन जैसे लोग शामिल थे, थिंक टैंक शामिल थे, पढ़े लिखे लोग शामिल थे, यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, कैदोबंद की सोबतें, ये पार्टी बनती है। और दूसरा पार्टी बनाने का तरीका है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने बनाई। उन्होंने एक पार्टी टूटी जनेजो साहब वाली, उसमें से वो निकले और पंजाब में अपना जो है वो उन्होंने कब्जा किया। एक तरीका ये है। इस्तेकाम पार्टी के पास दोनों तरीके नहीं हैं। ये पार्टी टूटी नहीं, लोग आए नहीं। नहीं, वो लोग हैं जो उस लेवल के लोग नहीं हैं, उस लेवल सियासी लोग नहीं है। हाँ। उतनी मेहनत ये आपको हर दौर में हर जगह पे नजर आए। ये वो आदमी हैं जो हांडी में डल जाते हैं। हम क्रिकेट खेलते थे छोटे होते हुए ना, तो टीम बनाते थे एक मोहल्ले की, तो उसमें से कुछ लड़के निकल के एक नई टीम बना लेते थे। तो वो इर्द गिर्द के अगर कोई अच्छे क्रिकेटर्स को ले लेते थे तो फिर तो वो टीम हमारे साथ मैच खेल सकते थे। लेकिन अगर वो वही 2-3 लोग थे और बाकी सारे रेलू कटे थे तो वो बुरी तरह पिट गए। बेसिकली यही हो रहा है। वक्त बहुत कम है, देखें हम आने वाले वक्त में क्या होता है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर पर काली घटाएं एक बार फिर छा चुकी हैं, तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन अभी जो टिक्कर चल रही है ना कि मौसम खुशगवार है, मुझे थोड़ा सा इससे एतराज़ होने लग गया है। ऑल्दो मौसम खुशगवार है लेकिन इसमें परेशानी इतनी है, टेंशन इतनी है, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, घरों में स्टक होकर रह जाते हैं, लोगों के घरों में पानी चले जाता है, अस्पतालों में जिन्होंने जाना है वहाँ पर बुरे हालात हैं, छतें टपकना शुरू हो जाती हैं, रोड पे हादसात होने लग जाते हैं। तो फिर कैसा खुशगवार मौसम हम इंजॉय करें जब इतने सारे मसाइल हैं? लाइट चली जाती है, दरख्त गिरने के वाक़यात होते हैं, करंट लगने के वाक़यात होते हैं। मतलब फिर इसको खुशगवार मौसम नहीं कहा जाता क्योंकि ये ज़हमत के तौर पे सामने आता है। सो अल्लाह ताला सब पे रहम करे, बहुत सारा ख्याल रखें। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, तेज़ बारिश हो रही है, अलर्ट जारी किया गया है। इसको मानसून का आगाज़ भी कहा जा रहा है कि जी ये आगाज़ हो चुका है मानसून बारिशों का। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट, GPO चौक, समनाबाद, गुलशन रावी, फिरोजपुर रोड, वॉल्टन रोड और तमाम गिरदोनवाह इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मॉडल टाउन, कलमा चौक, निश्तर कॉलोनी, कोट लखपत, जोहर टाउन और दीगर इलाकों में बारिश हो रही है, यानी पूरे शहर में इस वक्त बारिश हो रही है। सो कल की बारिश के बाद एक खौफ का सा आलम है उन लोगों के लिए जिन्होंने बाहर निकलना है, उन लोगों के लिए जिनके घर थोड़े नीचे हैं, जिनके घरों का फर्नीचर कल तबाह हो गया। सो आज लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि मौसम एंजॉय कर रहे हैं, एक्चुअली परेशान हैं कि आज क्या होने वाला है। सो वासा की हिकमत अमली कल के बाद आज क्या बेहतरी के लिए उम्मीद है, कितनी बारिश की पेश गोई है और वासा ने कितनी कमर कस ली है, जान लेते हैं। MD वासा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, गुफरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बारिश का एक बार फिर से आगाज हो चुका है, पेश गोई भी थी, क्या तैयारी है वासा की, क्या हिकमत अमली है और कल से मुनफरिद हिकमत अमली आज है कि नहीं? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं। कल 291 mm बारिश जिस तरह हुई है, हैवी इंटेंसिटी रेनफॉल के, और हमने
1 आवर से लेकर 5 आवर तक तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स क्लियर किए और वासा का सिस्टम बड़ा इफेक्टिवली काम करता रहा। इस वक्त भी मैं भी फील्ड में हूँ, गलमा चौक को मैंने विजिट किया, अभी कर्टन मुबीन शहीद पे हूँ। सारे जो टीम है, चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन पे, मिनिस्टर हाउसिंग साहब को, उनके कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शन पे पूरे तमाम वासा का स्टाफ, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ एक्टिवली काम कर रहा है, फील्ड में है और तमाम इंस्टॉलेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, तमाम पॉइंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी ये 2-3 आवर्स का स्पेल है, मॉडरेट टू हैवी। गुफरान साहब, आपने कल की बारिश का भी एक्सपीरियंस देखा, आज भी बारिश हो रही है। शहर के कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आप समझते हैं? लक्ष्मी का तो हम बार बार जिक्र करते थे, वहां पर सूरत हाल अब बेहतर है क्योंकि वहां का सिस्टम तो अब अपग्रेड जब से हुआ तो मसला कम है। शहर के कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए भी चैलेंज बन जाते हैं, जहां पर आप लोगों को ये रिकमेंड करना चाहेंगे कि बारिश की सूरत में तो उधर बिल्कुल ना जाएं, ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें? ये उसमें जैसे तमाम पॉइंट्स जो होते हैं मेन रोड से, जहाँ पे डिप्रेशन है, जैसे कतवा चौक है, वो इस तरह लक्ष्मी का आपने जिक्र कर दिया, डीपीओ में होता है, माल रोड का है। तो दूसरे इसके अलावा कल एक्चुअली जो मसला हुआ है कलमा चौक पे ज्यादा हुआ है 2 बारिशों में पिछले, कि वो जो अंडर पास है उसकी मशीनरी अभी तक क्योंकि इंस्टॉल नहीं हो सकी, इवन साइड पे नहीं पहुंची, जिस वजह से मसला हुआ। बहरहाल वासा ने उसको भी टेकअप किया और मिनिस्टर साहब के हदायत। सर, हमारे पास जो खबरें आई वॉल्टन बहुत ज्यादा पानी था, हमदर्द चौक बहुत ज्यादा, हमारे पास जो खबरें मौसूल हुई वॉल्टन में बहुत ज्यादा पानी था, हमदर्द चौक में बहुत ज्यादा पानी था। का एरिया है और डीएचए वो भी वासा का नहीं है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो वासा के मेंटेन एरिया नहीं है, जैसे मॉडल टाउन भी आप ले लें, बहुत प्राइवेट स्कीम्स हैं, डीएचए है, जितने जीओआर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये वासा एक्चुअली मेंटेन नहीं करता, लेकिन निबंधन हम उनके हर तरह के। चलें, आप समनाबाद की तरफ आ जाएं, बहुत शदीद वहां पे भी पानी था। करतबा चौक की तरफ आ जाएं, बहुत ज्यादा पानी था। का तो मैं जिक्र किया कि करतबा का हमारा ये पॉइंट है, सोर पॉइंट, वहाँ पे सिस्टम जो है उसके प्राइमरी सिस्टम जो है वो इनएडिक्यूट है। उसमें हमने चैनल बोरिंग मशीन से एक रिसीवर ले करना है जिससे वो पॉइंट एलिमिनेट होगा, वो भी फंडिंग कर रहा है और उसको बड़ा एडवांस स्टेज पे वो प्रोजेक्ट है। इस तरह टेकअप कर रहे हैं गवर्नमेंट भी एंड फेजेस अपने इन्वेस्टमेंट सिस्टम पे कर रही है। बाकी सेक्टर्स भी उन्होंने बात करने होते हैं। बाकी समनाबाद में भी ठीक है, वो लो लाइंग एरियाज हैं और उनको हमने फौरी क्लियर किया। ऐसा नहीं इशू कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे पानी बिल्कुल स्टेगनेट हो गया और सिस्टम फेल हो गया हो। सिस्टम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम किया है और आपके पास इनफ अमला, इनफ मशीनरी मौजूद है, कोई रुकावट तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, स्टाफ भी इनफ और अपने फील्ड में काम कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा हूँ, 24/7 काम कर रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि चलें जी, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे क्योंकि हालात अभी गंभीर हैं। बारिश की प्रेडिक्शन से ज़्यादा बारिश हो रही है, सो उसमें वासा की तमाम मशीनरी भी हम देख रहे हैं फील्ड में है, लेकिन बावजूद इसके जब तक बारिश रुकती नहीं है 3-4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं कि आपको ना की सूरत हाल जो है वो बेहतर नज़र आती है। मैं ये नहीं कह रही सेटिस्फाई, बेहतर नज़र आती है। सो इसके लिए तो जी आप थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें बाहर के मौसम के बारे में रुमेल हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं इस वक्त बाहर की सूरत हाल क्या है, मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन क्या है, बारिश कितनी हो रही है। रुमेल बताइए कितनी बारिश हो रही है, सड़कों की क्या सूरत हाल है, कहाँ मौजूद हैं आप? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन, जहाँ पर इस वक्त तेज बारिश हो रही है और काली घटाएं जो है रहे थे और गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई थी उसका तसलसल जो है वो आज भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से लाहौर शहर में दाखिल हुआ है वो 8 जुलाई तक जारी रहेगा और आज सारा दिन जो है वो तेज बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात की वो हो रही है और ये जो बारिश बरसाने का जो सिलसिला है ये मुसलसल कल सुबह तक जो है वो ये बारिश जारी रहेगी। जी ठीक है रुमेल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ रुमेल मौजूद थे, बारिश का सिलसिला आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है। सो रुमेल हमें बारिश की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। शहर में जो बारिश का सिलसिला है दोबारा से शुरू हो चुका है और एहतियात प्लीज़ बरतिए, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर सफ़र ना करें। शाहराहों पर जी इस वक्त अब बेहतर सूरत हाल है, लेकिन मुसलसल बारिश से जो कल हमने हालात देखे
सो उसके लिए भी आपको तैयार ही रहना है। अलबत्ता एमडी साहब खासे पुरुमीद नज़र आए हैं। अगर मुसलसल बारिश रहती है तो क्या सूरत हाल रहती है, थोड़ा सा इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हमने अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मुसलसल बारिश में हादसात बहुत सारे रूनुमा होते हैं, कल भी हुए, लोगों के घरों की छतें भी गिरी, करंट लगने के वाक़यात भी होते हैं, घर में छोटे मोटे वाक़यात करंट लगने के हो जाते हैं। सो इस सूरत में रेस्क्यू की हिकमत अमली क्या होती है, इन डिटेल डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर हम बहुत बेहतर तरीके से रोशनी तो डाल चुके हैं। एमडी साहब ने भी बता दिया उनकी मशीनरी किस तरह से एक्टिव है। इसके बाद जी हमने बाहर मौसम की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर कर दी। ऐसे में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा जो लोग करते हैं उनका जिक्र ना किया जाए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ज़्यादती होगी, क्योंकि शहर में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है। सो मैंने पहले आपको कहा कि अब मौसम खुशगवार और अब ये कहना कि जी आप इंजॉय करें, इनसे बाहर निकल के इसलिए आना पड़ेगा कि मूसलाधार बारिश बहुत सारे लोगों के लिए जहमत बन जाती है। शहर में ट्रैफिक हादसात मामूल बन जाते हैं। उन मार्केटों में जहाँ पर एज सच हम देखते हैं कि जा बजा तारे हैं, शॉर्ट सर्किट के वाक़यात, लोग अपने कारोबारी मराकज़ में जाते हैं, देखते हैं बेसमेंट में पानी गया हुआ है, दुकानों में पानी गया हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट के वाक़यात होना मामूल बन जाते हैं। लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो जल जाती है। इसके अलावा क्या होता है जी, घरों में पानी दाखिल हो गया, बरक़ी तनसीबात से ख़तरा होता है। खंभों में जो जगह जगह तारें गिरी होती हैं, ट्रांसमिशन लाइन नीचे गिर जाती हैं, उससे बहुत सारे वाक़यात रूनुमा होते हैं। रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्लिपिंग बारिश रुकने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ऐसे में हम हमेशा देखते हैं घरों की छतें गिरने के वाक़यात, दरख्त गिरने के वाक़यात, ये सब चीज़ें मामूल हैं। ऐसे में हमेशा जहाँ पर वासा की मशीनरी एक्टिव नज़र आती है, LWMC नज़र आती है, फील्ड में हमने हमेशा खिदमात सर अंजाम देते हुए देखा है। रेस्क्यू टीमों को बिलाशुबा उनकी हिम्मत को सलाम पेश करना चाहिए। किसी भी मुश्किल घड़ी में हम देखते हैं इनका रिस्पॉन्स टाइम भी बिल्कुल ही चंद मिनट का रह जाता है। सो आज की बारिश को लेकर, कल की बारिश को लेकर कितने हादसात रिपोर्ट हुए, रेस्क्यू की कारकर्दगी क्या रही, इस पर भी डिस्कस करेंगे और इस तरह के मौसम में रेस्क्यू की गाइडलाइंस क्या हैं ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जी डीडी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप सर? मेरे ख्याल से आपके लिए भी एक चीज़ चैलेंज हो जाती है, नो डाउट एफिशिएंसी और काम आपका हमेशा काबिल ज़िक्र रहा है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए तो आपको क्या लगता है, जिस तरह बाकी इदारे अलर्ट होते हैं, आपकी तरफ से हिकमत अमली क्या होती है? जी, हमारा ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 का कोड रेड डिक्लेयर हो जाता है। कोड रेड का मतलब ये है कि सारे स्टाफ को हम बुला लेते हैं और जो भी शिफ्टों का स्टाफ है वो सारा आ जाता है। और ऐसी जगहों पे जिस तरह लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 22 पॉइंट्स जो है हमने वो बनाए हैं। और यहाँ पे ऐसा सूरत हाल है कि कोई भी किसी की गाड़ी फंस गई है या कहीं पे भी किसी को कोई भी इमरजेंसी है तो उस पर वो हमारे रेस्क्यू 1122 के लोग जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चाहे किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, कोई डूबने का वाक़या है, कहीं पे छत गिर गई है, वहाँ पे ये सारे कारण। लेकिन मैं रेस्क्यू 1122 की तरफ से खसूसी तौर पर अपील करूँगा 2-4 चीज़ों पर। नंबर 1, जब भी आपको इमरजेंसी हो तो फ़ौरन हमें 1122 पे कॉल करें ताकि हम बर वक्त रिस्पॉन्ड कर सकें। लेकिन बारिश की सूरत हाल में मैं अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो तो कोशिश ये करें कि अवॉइड करें बाहर निकलना। ठीक है। सो ये चाहे आप अच्छा बिला वजह पानी आ जाए, आई डोंट नो पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए क्या शहर लाहौर में रेस्क्यू की रसाई हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके तक है? क्योंकि कहीं भी कोई भी हादसा हो जाए तो हम ये तो नहीं कहते ना कि अच्छा ये डोमेन से बाहर है, ये रेस्क्यू की डोमेन में नहीं है। आपकी रसाई शहर के हर गली मोहल्ले, तंग गली तक है? जी, आज रेस्क्यू 1122 तमाम पंजाब के तहसील से भी नीचे सतह पे जा चुका है और तकरीबन हर गाँव में भी अगर कोई मेजर इमरजेंसी होती है वहाँ पर भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि आवाम को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो कि कोई भी वो नंबर डायल करेंगे। मोटरसाइकिल सर्विस को बहुत अप्रिशिएट जी, मोटरसाइकिल भी हमें इसीलिए शुरू करनी पड़ी कि देखा है कि आपने जिस वक्त ट्रैफिक में इजाफा हुआ, कहाँ हमने 6 स्टेशन से शुरू किया था, आज 20 से ज़्यादा स्टेशन है लेकिन फिर भी अभी लगता है जैसे पूरे नहीं है। तो इतना ट्रैफिक में इजाफा हुआ तो इसलिए हमने
लंदन और इस्तांबुल के मॉडल पे मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की। आज उसने 14 लाख से ज्यादा इमरजेंसी पे रिस्पॉन्ड गवाह हूं कि सुबह 7-8 बजे जब दफ्तर के रास्ते में आए तो आपको एक दो जगह पे हादसा जरूर ऐसा नजर आता है जहां पर आपके ये मोटरसाइकिल वाले रेस्क्यू एहलकार जो हैं ये अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी और अब तक 14 लाख से ज्यादा हमने इमरजेंसी पे रिस्पॉन्ड किया और औसत रिस्पॉन्स टाइम हमने 4 मिनट रखा है, जो कि इंटरनेशनली एक अचीवमेंट है। सो ऐसा निज़ाम बनाना वॉज डिफिकल्ट और सब ने ये कहा जी ये नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान यहाँ पे बन ही नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है कि हमने सिस्टम ना सिर्फ बनाया बल्कि चल भी रहा है। मैं यहाँ पे आज बारिशों के लिहाज से मैं खास तौर पे कह दूँ, कल कोई हमारी 7 अमवात हुई, उसमें 3 मेन वजूहात देखने में आई। उसमें फिर सबसे पहली वजह थी छतें गिरने के वाक़े। अब तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि जैसे ही बारिश रुके बारिश में ना जाए, या बारिश में भी अगर एहतियात, अगर आपको कोई लगता है कि पानी खड़ा हो रहा है तो फिर डेफिनेटली जाके, किसी की मजबूरी होती है दफ्तर टाइम पे पहुंचना, तो फिर जाके जो है उसको वो रास्ते खोल दे। यानी वो ये ना हो कि वहाँ पे पानी छतों के ऊपर खड़ा हो, उसकी वजह से जो है वो छत गिरने के वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर 3 लोगों की डेथ हुई कल। यानी मुसलसल बारिश में आपको अपनी छतों पे नजर रखनी है, नजर पहले करें ताकि आपको अगर कोई निकासी है, आपका सिस्टम जो ब्लॉक्ड है उसको आप पहले से खोल लें, तो सफाई कर लें। दूसरी चीज़ जो हुई वो बिजली लगने के वाक़यात हुए, इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से डेथ्स हुई हैं, तो इसलिए वो कोई हमारी जो है वो 3 डेथ्स उसकी वजह से हुई। तो इसलिए लोगों से अपील होगी कि कहीं पे भी अगर गीले कोई स्विचेस हैं, आप गीली जगह पे हैं, वहाँ पे उसको हाथ लगाने से अवॉइड करें, और बिजली का कोई खंबा है उससे कल मैंने खुद देखा बिजली के खंभों से तारें नीचे गिरी हैं, पानी में गिरी हैं, लोग गुजर रहे हैं मोटरसाइकिलों पर, राहगीर गुजर रहे हैं, ये तो बड़ा रिस्क है। सो अनलेस एंड अनटिल को बहुत ज़रूरी ना हो, जब खास तौर पे ये जब हवा और तेज़ झक्कड़ चलता है उस वक्त आपको बहुत ख्याल करना है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा दरख्त गिरने के या दूसरी चीज़ गिरने के चांसेस होते हैं। तो उस वक्त अनलेस एंड अनटिल को बहुत ज़रूरी है थोड़ी देर एक जगह पर रुक जाए, जैसे ही क्लियर हो जाए उसके बाद आप वहाँ से निकल जाएँ, लेकिन एहतियात करें। और तीसरा जो है डूबने के वाक़यात हैं, तो डूबने में ख़ास तौर पे जो है मैं लोगों से अपील करूंगा जहाँ पे भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी खड़ा है, देखिए अब वो पानी को जल्दी निकालने के लिए उन्होंने गटर के ढक्कन खोल रहे, और जिस वक्त वो गटर के ढक्कन खोले आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी, आपको बेशक लंबा रास्ता लेना पड़ता है, थोड़ा लंबा रास्ता ले लें, रेस्क्यू आपको रेस्क्यू करने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये 3-4 चीज़ें अगर एहतियात कर लेंगे लोग, तो मैं समझता हूँ उनकी अपनी ज़िंदगी भी और अपने प्यारों की ज़िंदगी भी जो है वो सेफ रहेगी। बाकी हमने लोग जितने भी जगह हैं जहाँ पे कि पानी खड़ा है वहाँ पे हमने कोशिश किया है कि रेस्क्यू के एहलकारों को हम वहाँ पे भेज दें। यहाँ पे भी और पूरे पंजाब में भी कल हमारी कोई 10 के करीब अमवात हुई, जिस तरह गुजरांवाला में भी कल या दूसरी जगहों पे भी हुई, बट लाहौर में बहुत ज़्यादा, जिस तरह 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, वो एक अनप्रेसिडेंटेड थी, और उसकी वजह से हमने चारों तरफ टीमें ना यहाँ पे भी और बाकी शहरों में भी इसी तरह टीमों को जहाँ जहाँ पे बारिश थी वहाँ पे सबको अलर्ट किया और इंश्योर किया कि वहाँ पे जो लोग हैं। मुझे ये बता दें रेस्क्यू की हिकमत अमली क्या होती है? ये जो मुसलसल बारिश हो रही है, शहर में कौन से ऐसे डेजिग्नेटेड पॉइंट है जहाँ पर आप अपनी टीम को डिप्लॉय कर देते हैं कि यहाँ आपने मौजूद रहना है? हमारे पास अगर हिस्टोरिक देखा जाए तो उसमें हमें आइडेंटिफाइड है कि कुछ ये लो लाइंग एरियाज है जहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आसान इंतजाम सारे किए हैं, लेकिन फिर भी अगर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए जो कि बिल्कुल, तो उसको फिर पानी को क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पे लोगों को हम जाने से कोशिश करते हैं कि, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बंदा फंस गया है या कोई ऐसा पानी में को डूब रहा है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हर वक्त जवान जो है वो हमने मुख्तलिफ जगहों पर जो है डिप्लॉय कर दिए हुए ताकि उनको फ़ौरन वो रेस्क्यू किया जा सके। इस तरह के मौसम में मुझे लगता है कि अगर हम लोग 20 मिनट में दफ्तर पहुँचते हैं तो हमें 1-1.5 घंटा भी लगता है, तो क्या रेस्क्यू का रिस्पॉन्स टाइम भी कॉम्प्रोमाइज होता है? डेफिनेटली जी, रेस्क्यू ने भी आना, एक तो हमने पहले से डिप्लॉयमेंट कर दी ताकि मुख्तलिफ जगह जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा खड़े होने के उनको वहाँ पे, लेकिन उसके अलावा भी जब ऑब्वियसली ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो उसमें जब एक एम्बुलेंस ने जाना है या कोई मोटर बाइक ने जाना है, उनको भी उसी तरह एहतियात रखनी पड़ती है कि ये ना पहुँचते पहुँचते ही एम्बुलेंस का खुदा न खास्ता हादसा हो जाए। सर माजरत, एक बहुत अहम खबर हमें डिस्कस करने का कहा जा रहा है सर, ये मैं खास तौर पे, लेकिन इमदाद की तमाम चीजें जी सब, लेकिन एक चीज़ अब खास तौर पे मैं लोगों से अपील करूँगा, जिस तरह 2 वाक़यात खुसूसी तौर पे जो हमने देखने में आए हैं, पहला है यही दीवारों के करीब ना हो, हाँ, बिकॉज दीवारें गिरने से कुछ आप ड्राइव कर रहे हैं, आप घर में गई हैं, हाँ। दीवार से दूर रहें, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें थोड़ा सा भी आपको डाउट हो कि ये गिर सकता है वो। अब ये हॉस्पिटल्स वगैरह हमारे बहुत पुरानी बिल्डिंग। दूसरा, बिजली, आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में डेथ्स हुई हैं, हमने कई जिलों के अंदर ये देखा है। तो आप ऐसी सूरत हाल में खास तौर पर जिस वक्त आसमानी बिजली कड़क रही, उस वक्त आपने किसी भी दरख्त
गीला दरख्त या ओपन ऐसे फील्ड एरिया जहाँ पे पानी खड़ा है उसको डेफिनेटली अवॉइड करें, बिकॉज वो हमने कई जगहों पे देखा है कि वहाँ पे भी अमवात हुई हैं। तो ये 2-3 चीज़ें, सो गीला जो दरख्त है उसके नीचे, और इसी तरह से और नीचे भी सिंस सारी पॉन्डिंग हुई हुई है पानी की वो, और इसी तरह दीवारें जो आप समझते हैं थोड़ी सी कमज़ोर, कोई पता नहीं होता है कि एक साइड पे हो सकता है आप इधर खड़े हैं परली तरफ से वो वीक हो, हाँ। और वो एक तरफ, और ये कुदरती आफत है, इनकी तो आप पहले से कोई पेश गोई भी नहीं कर सकते। अलबत्ता मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अब रेस्क्यू टीमें गंगाराम हॉस्पिटल तो शिफ्ट कर रही हैं, बुनियादी जो पहली इब्तदाई तिबी इमदाद दी जाती है आपके पास उसके लिए तमाम इनफ कैपेसिटी मौजूद होती है, आपकी टीम ट्रेन होती है? जी, हमारे ट्रेंड इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस हैं और वो रेस्क्यू भी कर सकते हैं और साथ ही उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ये सहूलियात दोनों एम्बुलेंस में भी मौजूद है और मोटर बाइक में भी मौजूद होती है। खुदा ना खास्ता अगर कोई फ्रैक्चर हो गया उसको स्प्लिंट कर लेंगे, कोई अगर कोई और ब्लीडिंग हो रही है उसकी बैंडेज कर सकेंगे, उसको कोई ड्रेसिंग करनी है वो कर सकेंगे, कोई कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन अगर किसी की करनी है, किसी की खुदा ना खास्ता कोई हार्ट हो गया है तो वो उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसको रिवाइव कर सकेंगे। इसी तरह कोई ड्राउनिंग का केस है जिसमें CPR करनी है वो कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको ट्रेन की जाती हैं ताकि फ़ौरन जो चंद मिनट होते हैं जिस वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये ट्रेन पैरामेडिक्स होते हैं और यही सबसे बड़ा इमरजेंसी सर्विस का काम होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि अभी बहुत सारी मार्केटों से हमें खबर आना शुरू हो जाएगी, बेसमेंट में पानी चला गया, दुकानों में पानी दाखिल हो गया, शॉर्ट सर्किट के वाकयात हो गए, ऐसे में गाइडलाइन रेस्क्यू की क्या होती हैं? ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले यही है कि अगर जैसे ही ये बारिश या इस तरह शुरू हो और आपको शक हो तो पहले मेन को ऑफ कर दें। जैसे अब कल बारिश हो रही थी, आपको पता था, आप अपनी दुकानों के मेन स्विच ऑफ कर दें। मेन स्विच ऑफ कर दें। अगर आपका मेन स्विच खुला है तभी जाके शॉर्ट सर्किटिंग होगी। अगर आपका मेन से ही आपने ऑफ कर दिया है तो फिर ऑब्वियसली उसके चांसेस नहीं है। और फिर जिस वक्त सारा वो क्लियर हो जाए और जिस वक्त आप समझते हैं कोई रिस्क नहीं है उसके बाद खोलें। सर, लोगों को प्रॉब्लम ये होती है ना, लाइट भी चली जाती है तो UPS वगैरह चार्ज हो रहे होते हैं, लोग वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं दुकानों में। जी, ये दोनों सूरत हाल में जिस वक्त खुसूसी तौर पर ये वाली सूरत हाल है तो उसमें ये चीज़ ना ले, आपको अपनी कारोबारी मरकज को भी तो जाहिर बात है वहाँ पे वो होते हैं, कुछ गार्ड्स होते हैं, तो अगर आपकी कोई कॉमन एरिया है या कॉमन वहाँ पे स्विच है तो उसको मेन गार्ड को बता दें उस एरिया के कि जी उसको वो ऑफ कर दें। सो अगर आपका सब दुकानों का एक कॉमन मेन स्विच है वहाँ से आप मेन से ऑफ करवा दें या कहीं से भी कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर कर दें ताकि ऐसी सूरत हाल में कोई रिस्क ना हो, ना आपको रिस्क हो ना ही खुदा ना खास्ता कोई और आपकी उसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आपका सारा जानो माल दोनों जो है वो एट रिस्क ना। बिल्कुल सर, घर में इस्त्री का इस्तेमाल भी होता है, अब ये काम तो नहीं रुक सकते हैं, मोटर भी पानी वाली चल रही है, आपने बेल का इस्तेमाल भी करना है, तो इस पे बहुत सारे वाकयात होते हैं। इन केस अगर खुदा ना खास्ता करंट लग जाए तो फौरी तौर पर करना क्या है? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ तो एहतियात है। एहतियात में अगर आप पानी के अंदर खड़े हैं और साथ ही आप जाके या आपके पैर गीले हैं और साथ ही आपने बेल है जो कि गीली है और उसके बाद उसको हाथ लगा रहे हैं तो फिर तो आप खुद यूर आस्किंग फॉर ट्रबल, यानी आप खुद कह रहे हैं कि आए मुझे, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, जी आप बेल मुझे मार, तो इसलिए एहतियात करें। ठीक है। सो एहतियात यही है कि अगर आपके पैर गीले हैं और बिजली वाली जो एरिया है वो गीला है तो उसको टच मत करें। ठीक है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ जो आपकी है मोटर भी इसी तरह से, अगर आपने कोई इतनी अर्जेंसी नहीं है कि आप चंद नहीं चलाएंगे मोटर तो उस वक्त वो जो है कोई बहुत थोड़ी देर बाद नहा लें या थोड़ी देर बाद ऐसा काम कर लें। इस्त्री शिस्त्री करने का चूंकि अंदर है तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि इस्त्री जो है वो आप कहीं गीली जगह पे खड़े होकर कर रहे होंगे, तो वो तो आप बाहिफाजत कर सकते हैं। लेकिन मोटर चूंकि अक्सर बाहर लगी होती है और वहाँ पे गिरदोनवा में पानी खड़ा हो जाता है तो मोटर थोड़ी देर बाद चला लें। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में अफरा तफरी या ऐसी चीज़ों में जल्दबाजी करके थोड़ी सी आपकी एहतियात की ज़रूरत होती है, जो आप किसी भी बड़े हादसे से आप बच सकते हैं। अलबत्ता कहीं पे भी हादसा हो तो रेस्क्यू को आपने किस तरह से कॉल करनी है, वो लोग जो कि तंग करते हैं उनको तो मैं कहूँगी प्लीज़ इस तरह के मौसम में वैसे भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रिजवान नसीर से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जो बारिशों के हवाले से प्रेडिक्शन है उस पर हमने माहिरीन की राय चाहिए, तो हमारे साथ जी तर्जुमान PDA में मौजूद हैं मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सो उनसे हम राब्ता करेंगे, उनसे जानेंगे क्या हालात हैं, क्या बारिश के हवाले से प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है, कितनी बारिशों की पेशगोई है, इम्कानात क्या हैं और जी इसके लिए हमें किस तरह से जो है
वो तैयारी रखनी है। मेरे ख्याल से राब्ता मुनक़ता हो गया, जैसे दोबारा राब्ता बहाल होगा तो हम इस तरफ आएंगे। हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, रोड हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं, सो उसमें जैसे कि आपने जिक्र किया गटरों के ढक्कन भी खुले होते हैं, हमारे यहाँ रोड्स की भी खस्ता हाली ऐसी है, और फिर माजरत के साथ लोग जब देखते हैं पानी निकल गया तो वो रूटीन वाला सफ़र करना शुरू कर देते हैं। स्लो ड्राइविंग तो कोई नहीं करता है, सो उसमें क्या गाइडलाइन रोड यूजर्स के लिए है? मेरी खुसूसी तौर पे अपील होगी मोटरसाइकिल वालों से। मोटरसाइकिल वालों से मैं बार बार अपील करूंगा, क्योंकि हमारे डेली, आप देखें जान आपकी बचानी है और डॉक्टर साहब किस तरह से गुजारिशें कर रहे हैं। 1100 हादसा हैं डेली बेसिस पे पंजाब में सिर्फ, और उनमें 80% में मोटरसाइकिल वाला इन्वॉल्व है। अंदाजा करें आप। और वो जिस तरीके से चला रहे होते हैं, इस अंदाज से हमने दुनिया में कहीं नहीं। अच्छा, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपकी जान है, आप उसकी परवाह नहीं करते। आप कभी ऐसे फास्ट लेन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं जैसे आपने कोई पता नहीं कहाँ पहुंचना है। exactly. और उधर जाके भी आपने कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना कि आपने कोई बहुत ऐसी अफरा तफरी सड़क के ऊपर डाली। मेरी मोटरसाइकिल वालों से अपील होगी, एक तो किसी सूरत भी 50 से ऊपर नहीं जाना। ये माँ, उनकी जो बीवियां हैं या माएँ हैं या बेटियां हैं, जो भी है, बहन भाई हैं, वो सबसे वादा लें कि जो भी वो मोटरसाइकिल वाला चलाए वो 50 से उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, और एक्सट्रीम बाएं लेन में रहे, गाड़ियों के दरमियान चलेगा, सिर्फ एक गाड़ी से थोड़ा सा टच होना है उसने, ऐसे ही है। और जिस वक्त वो सड़क के ऊपर गिरेगा और उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। और खुसूसी तौर पे अगर बारिश हुई है, सड़क स्लिपरी है, तो आपने एक ब्रेक लगानी है और सड़क ऐसे मोटरसाइकिल ने स्लिप होना है जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। तो इसलिए गाड़ी वाले भी खासतौर पे स्लिपरी रोड पे तो एहतियात करें गिली, लेकिन खुसूसी तौर पे जो मोटरसाइकिल वाले हैं, मैं उनसे बार बार अपील करूंगा, हम रेस्क्यू करने के लिए हर वक्त आपको तैयार हैं। लेकिन हम चाहते नहीं कि आप जवान किसी हादसे का शिकार हो। जवान लोग अस्पताल में पहुंचते हैं और सारी उम्र के लिए माजूर हो जाते हैं। 600 लोग तकरीबन डेली बेसिस पे अस्पताल जाते हैं और वो किसी ना किसी माजूरी का बायस बनते हैं। 11 लोगों की अमवात डेली बेसिस के ऊपर। अभी मैं सुबह सुन रही थी, हॉस्पिटल जाना हुआ तो वहाँ पे नर्स डिस्कस कर रही थी कि यहाँ पर भी हेड इंजरी का एक पेशेंट आया, तो उसने किया क्या था, किस वजह से वो इस नौबत पे पहुंचा कि हैंड्स फ्री लगा के हेलमेट के नीचे वो गाने सुन रहा था, टर्न लिया और उसको पता नहीं कि हॉर्न हो रहा था, और इतना बड़ा हादसा हुआ कि उसके दिमाग की सर्जरी हुई है। तो ये वाकयात हैं, ये हमारी संजीदगी का आलम है कि हम बाहर रोड पे हैंड्स फ्री लगा के गाने सुन रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं। हेलमेट का इस्तेमाल यहाँ पर सर नहीं हम यकीनी बना सकते हैं। हेलमेट जो है वो नो डाउट ज़रूरी, सिर्फ, और ये सिर्फ ड्राइवर के लिए ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी पीछे बैठे हुए शख्स के लिए है। अच्छा, हमें ये लगता है जो बाइक चला रहा है हेलमेट उसके लिए बस। क्योंकि आपको मैं डेटा अगर बताऊं तो ज़्यादा मरने के चांसेस, जख्मी होने के चांसेस जो पीछे बैठा हुआ है उसके ज़्यादा है ड्राइवर से, क्योंकि ड्राइवर अटेंटिव बैठा होता है, ड्राइवर तो देख रहा है, तो वो अगर कोई भी चीज होगी तो ड्राइवर अपने आप को बचा लेगा। जो पीछे वाला शख्स है जो कि इतने गौर से नहीं देख रहा, वो सबसे पहले गिरेगा। सही। तो इसलिए मोटरसाइकिल पे दोनों के लिए लाजमी है हेलमेट। ठीक। और हेलमेट प्रेफरेबली ऐसा हो जिससे, और आप साइड मिरर भी देखें, हमारा जो हेलमेट के डिजाइन है उस तरीके से आए हुए हैं कि कानों को कवर कर देते हैं और आपका जो ये व्यू है उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, और ऊपर से मिरर नहीं होता, तो फिर आपको पूरा मुड़ के देखना पड़ता है अगर आपने मुड़ना है। और मुड़ना भी जब आपने हो तो बगैर जो देखे, प्रॉपर साइड पे देख के फिर उसके बाद लेन चेंज करें। बगैर देखे लेन चेंज करना भी बहुत खतरनाक है, और अगर थोड़ा सा भी आप गाड़ी के साथ लगेंगे तो फिर वो डेंजरस है। तो इसलिए आइडियली साइड मिरर्स को इस्तेमाल करें। हर किसी मोटरसाइकिल वाले साइड मिरर तो उतरवा देते हैं। सो ये गाइडलाइन है डॉक्टर साहब। और ये जो आपने बताया कि वो जो लगाया हुआ आपको तो फिर पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये इस किस्म की खतरनाक चीजें मत करें। ये आप अपनी जान पे खेल रहे हैं, आपकी जान से ज्यादा क्या चीज। और एक बार आप अस्पताल चले गए, आपकी हड्डियां टूट गई, सारी उम्र के लिए आप माजूर हो गए। वो आप सारी जिंदगी का रोग अपने आप को लगा लेते हैं। अभी हमें तर्जुमान पीडीए में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद तसव्वुर साहब, वेलकम कहेंगे अपनी शो में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। क्या पीडीए की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं, क्या प्रेडिक्शन जारी की गई हैं, बारिशों के हवाले से किस तरह से लोगों को जो है वो आप गाइड करना चाहेंगे, क्या हालात हो सकते हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि कल से बारिशों का सिलसिला लाहौर समेत पूरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जारी है। जैसा कि कल रिकॉर्ड बारिश जो है 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, बारिश ने लाहौर में 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस सिलसिले में कल आपको पता है चीफ मिनिस्टर पंजाब, दीगर वज़रा, रिलीफ कमिश्नर पंजाब, DGPDM समेत दीगर इंतजामिया के जो लोग थे
वो प्रॉपर फील्ड में मौजूद रहें और पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए वो पानी में मौजूद, वो सड़कों में मौजूद रहें। इस सिलसिले में बारिश का जो सिलसिला है वो मजीद रोज तक मजीद जारी रह सकता है। तो इस सिलसिले में पीडीएम में समेत दीगर जो जितने भी पंजाब के अदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। कितनी बारिशों की पेश हुई है सर, ये बता दीजिएगा, क्योंकि हम प्रेडिक्शन से ज्यादा बारिशें देख रहे हैं, तो आपकी इत्तलात के मुताबिक कितनी बारिश हो सकती है, कितना अलर्ट रहना है हमें, और सैलाब का खतरा कितना है? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है मानसून से पहले ही बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। इतनी आपको पता है कि 291 मिलीमीटर बारिश कोई थोड़ी बारिश नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से हमें कल मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और रात 12 बजे तक जो है चीफ मिनिस्टर 12 से 1 बजे तक चीफ मिनिस्टर पंजाब मुसलसल तमाम सूरत हाल की निगरानी करते रहे हैं और तमाम अफसरान और जो मुलाजमीन है हमारे पंजाब के, वो तमाम फील्ड में मौजूद रहकर पानी की निकासी को यकीनी बनाते रहे हैं। और अभी आपको पता है कि सुबह से बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है और अभी भी हम फील्ड में मौजूद है। मेरे इसमें तमाम अदारे और डीजीपीडीएम में रिलीफ मिशन पंजाब भी फील्ड में मौजूद है और पानी की निकासी को यकीनी बना रहे हैं हम। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं, ये बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जो हमारी प्रेडिक्शन है 2 रोज तक जारी रहेगा। उसके बाद अभी हमें जो नया खतरा है वो हमने रेड अलर्ट रात से जारी किया हुआ है कि पंजाब के जो हमारे दरिया हैं जैसे कि रावी है, सतलुज है, चनाब है, वहाँ पे भारत अगर पानी छोड़ता है तो संगीन सूरत हाल पैदा होगी, वो संगीन सूरत हाल पैदा होगी। इस सिलसिले में हमने पूरे पंजाब के जो दरिया हैं उनके साथ जो मुंसलिक अजला है हमने उनको हाई अलर्ट किया है और लोगों का जो नशेबी इलाकों में लोग रह रहे हैं, दरियाओं के करीब रह रहे हैं, उनका इनखला हम यकीनी बना रहे हैं कि उनको फौरी तौर पे वहां से निकाला जाए। और हम रिलीफ कैंप लगा रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, दरियाओं के करीब रिलीफ कैंप लगा रहे हैं कि अल्लाह ना करे हंगामी सूरत हाल की सूरत में अगर सैलाब आता है तो हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए हम अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तसव्वुर साहब, आपने अपनी तैयारी के हवाले से और बारिशों के हवाले से क्या प्रेडिक्ट दिया। डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि कहा कि तसव्वुर साहब ने सैलाब की भी पेशगोई हो सकती है, तो ऐसे में रेस्क्यू की हिकमत अमली क्या है, क्या रेस्क्यू इसके लिए तैयार है, इस पर हम बात करेंगे। अल्लाह ताला रहम करे, ये नौबत ही ना आए, हालात बेहतर रहें, क्योंकि यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सो फिर आपके पास उस तरह से मैन पावर भी कम पड़ जाती है, तो दुआ तो यही है हालात बेहतर रहें। लेकिन डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि उस सूरत में हिकमत अमली क्या है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तसव्वुर साहब की गुफ्तगू जो कि तर्जुमान पीडीएम में थे मुलाहिजा की, उसके बाद मुझे डॉक्टर रिजवान नसीर से ये जानना है कि इन केस खुदा न खास्ता अगर सैलाब की सूरत हाल का हमें सामना होता है तो क्योंकि पानी अगर इंडिया से छोड़ा जाता है तो दूसरी ऑप्शन कोई नहीं रह जाती है, तो हमारी रेस्क्यू कितनी अलर्ट है? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी, हमारी 2 लेवल पे देखें होती है जो फ्लडिंग है। एक है अर्बन फ्लडिंग जो कि शहरों में है, दूसरी है दरियाई फ्लडिंग। दोनों के लिए हमारे पास एक हिकमत अमली है और बाकायदा हम रिस्पॉन्ड करते हैं। न सिर्फ पंजाब के, अब हर जगह, हर गांव, हर जहाँ पे भी हो है, जहाँ से भी दरिया गुजरता है या नाला है, तो अगर आप देखें नारोवाल और इन एरिया से नालाज आते हैं और दूसरे जो है हमारे दरिया गुजरते हैं, तो किसी भी दरिया में पानी आता है तो वहाँ पे हमारे लिए पूरी हमारी बोट्स, हमारा स्टाफ, सब लोग ट्रेंड है। और वो अब तक हमने अगर देखें तो 16,500 से ज़्यादा लोगों को डूबने वाले इंसिडेंट्स के अंदर हमारे गोताखोरों ने लेकर अपनी किश्तियों के साथ जो है वो रेस्क्यू किया है और तकरीबन 80% रिकवरी रेट होना बहुत एक अच्छा है। लेकिन सो हमारी ये कंटिजेंसी तैयार है, जैसे ही किसी इलाके में आता है हम 7 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को भी अलर्ट कर देते हैं, उनका स्टाफ और उनकी किश्तियाँ लेके वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और आज ना सिर्फ पंजाब अपने कर रहा है बल्कि सिंध को भी हमने, जो लास्ट ईयर जब फ्लड्स आए तो उन्होंने भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जिस वक्त खाने की डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी या कुछ और ऐसे इलाकों में, तो वहाँ पर भी हमने उनको किश्तियाँ दी। सो ये हमारा पूरा जो एक सिस्टम है जो कि इन प्लेस है और उसको हम बाकायदा टेस्टिंग करते हैं। हर जिला पहले इक्विपमेंट और अपनी चीजों को टेस्ट करता है बिफोर द सीजन। और मैं गुड लक भी कहना चाहूंगी, वक्त हमारे पास सर बहुत कम है। लोगों से मैं सिर्फ एक चीज अपील करूंगा, वही कहना चाह रही थी, लाहौरियों के लिए मैसेज दे दें। ये बारिशों में बच्चे जाके खेलना शुरू कर देते हैं या लोग जाके वो बाहर करना शुरू कर देते हैं तैराकी, और उनको स्विमिंग भी नहीं आती, या ऐसी जगह पे छलांग मारते हैं जहाँ पानी बहुत तेज है या आपको नहीं पता चलता किस वक्त वहाँ पे कोई पानी जो है वो एकदम को भंवर बना दे या कुछ और। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों को ऐसी जगह पे जाके खेलने से रोकें। और लोग भी जो है वो ऐसे दरियाओं में जहाँ पे पानी तेज़ है या आपको स्विमिंग की और उनकी आदत, वहाँ पे जाके आप अपने आप को रिस्क ना डालें।
लाइफ जैकेट ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपको आपकी बहुत शौक जिंदगी भी है महफूज है। तो आपकी रेस्क्यू की जिंदगी जानिब से गाइड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक। आप एहतियात कीजिए, एहतियात के अलावा कोई हल नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।